हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पार्ट 3 जो कि इस चैप्टर का पार्ट 2 आपको पता है पहले ही हो चुके हैं। तो आज हम पार्ट 3 में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर पाएँ, क्योंकि ऐसा हुआ है कि मैंने 2 वीडियोस बनाई तो हैं, पर उसमें बहुत ही कम टाइम में मैंने बनाई, ज़्यादा इलेबोरेट उसको नहीं करा है। अगर आप चाहते कि एक ही वीडियो में मैं सारा चैप्टर कवर कर दूं तो बस ये कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, पर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कर सकती हूँ ऐसा भी। बाकी मैं छोटे में ऐसे रखती हूँ कि आपको ये लगे, क्योंकि हमारे दिमाग का एक होता है ना, इसकी सोच बनी होती है कि छोटी वीडियो तो तुरंत स्किप कर, मतलब हम सोचते हैं कि पहले ये देखें, छोटी है, छोटी में ही कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे में करके बताइए। पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी हम लोग एक टॉपिक पे पहुंचे तो उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या? उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी, मैंने आपको इसका मतलब पहले भी बताया था कि उदारवादी का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा रोक टोक ना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों से फ्री कर दिया जाए, उसे जो रेस्ट्रिक्शन है उनसे फ्री कर दिया जाए। जो एक तरह के रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, यानी किसी भी तरह के प्रतिबंध ना हो, रोक टोक ना हो, तो वो जो हो उनसे अगर मुक्ति दे दी जाए तो उसे बोलते हैं उदारवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये लोग उदारवादी राष्ट्रवाद वाले जो लोग थे वो क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि सहमति पे आधारित सरकार हो, संविधान पर आधारित शासन किया जाए उन पे, संविधान जो है हमारा उस पे आधारित शासन हो, और इन लोगों की ही सहमति से आधारित गवर्नमेंट बनाई जाए, ये चाहते थे उदारवादी लोग। और तीसरा बोला संसदीय सरकार का प्रतिनिधित्व हो, यानी जो सरकार बनेगी भी वो भी पार्लियामेंट्री बेस्ड होनी चाहिए। किसी को कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए कि नहीं हमने किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया, ये ज़्यादा प्रेफरेंस इस वाले व्यक्ति को नहीं दिया, तो ऐसा प्रेफरेंस ज़्यादा व्यक्तियों को, विशेष अधिकार जो भी है उनका अंत किया जाए, वो ख़त्म करे जाए, ये इन लोगों की मांग थी। फिर और भी है मांगे, क्या है, कानून के समक्ष चाहते थे कि ये इक्वालिटी हो, समानता हो, सब लोगों को इक्वल माना जाए। साथ ही के साथ में चाहते थे कि मताधिकार का समर्थन, मतलब वोट डालने के लिए तो समर्थक थे कि वोट डालने का अधिकार सभी को होना चाहिए, है ना, वोट डालने के तो पक्षधर थे, पर सबके लिए नहीं। फ्री मार्केट की बात करते थे, यानी मार्केट ऐसी हो जिसमें सरकार उनकी चीजों पर रोक टोक ना लगाए, उसकी बात करते थे। और वस्तु और सेवाओं पर प्रतिबंध ना हो, उससे मुक्ति हो। फिर इसके बाद आता है 1815 का समय, जो कि मतलब 1815 के बाद वाला, यूरोप में रूढ़िवाद विचारधारा जब आती है, तो 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। उसी के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव दोबारा से रूढ़िवाद की तरफ बढ़ जाता है, और अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के अनुरूप ही रूढ़िवादी जो लोग थे उन्होंने स्थापित जो संस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी, और तेजी से परिवर्तन की जगह पर उन्होंने क्रमिक विकास पर जोर दिया, कि मतलब एकदम से बहुत फास्ट चेंजेस ना किए जाएं। वो कहते थे चेंजेस हो, वो एक्सेप्ट करेंगे उस चेंजेस को, पर वो चेंजेस स्लो मोशन में हो। किसमें हो? स्लो मोशन में वो चेंजेस जो हो, ये इस बात पर सहमत थे। तो यानी उन्होंने बोला हो सीक्वेंस वाइज हो, एकदम तेजी से ना हो जाए, बहुत तेजी से होने लग जाए ना। तो जिसे इन्होंने क्या कहा, मतलब इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया वियना में, जिस सम्मेलन को कांग्रेस कहा गया। क्या कहा गया उस सम्मेलन को? कांग्रेस। इस कांग्रेस का आयोजन जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिक, इन्होंने किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर साइन भी किए गए थे। ड्यूक मैटरनिक का नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल जरूर बढ़ना चाहिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग किया था। क्या आपको डायलॉग, मतलब डायलॉग नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, मतलब एक टिप्पणी करी थी, बहुत बहुत फेमस है वो टिप्पणी इस चैप्टर की, और मुझे लगता है कि वो आपको पता होगा आपने, क्योंकि ये तो चैप्टर बस हम एक वन शॉट रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। उससे पहले तो आप पढ़ ही चुके होंगे इस चैप्टर को, फुल रिवीजन आपने पढ़ा होगा। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वो क्या लाइन कही थी इन्होंने? और बहुत अच्छी लाइन है वो, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना। आगे स्टार्ट करते हैं हम।
1815 की जो है वियना संधि, उसकी क्या खास बात थी? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की इसी में स्थापना करी गई। कौन से राजवंश की? बुर्बो राजवंश की। ये वियना संधि की विशेषता है। और फिर इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना करी गई। ये सब वियना संधि की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई? पहला ये कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी। यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था आ गई थी। फ्रांस ने उन इलाकों पर भी आधिपत्य अपना खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे इस वियना संधि के बाद। और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की। इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। ये आ गए वो बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं आप इनको इस चैप्टर का। 1773 में इनका जन्म हुआ था 15 मई को, और ऑस्ट्रिया के ये चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर ही टिप्पणी करते हैं। अरे ये तो लाइन मैंने आपसे कमेंट में पूछी थी, यहीं पे ही आ गई। वैसे आनी थी, मुझे पता था, पर फिर भी मैंने पूछ लिया था कि आप उसी टाइम जब मैं पढ़ा रही उस टाइम भी जब मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी टाइम आप कमेंट करते। पर अब वो टिप्पणी क्या है आप सुनी लो। इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब अच्छा इसका मतलब क्या है, ये मेन बात है। टिप्पणी तो करी, वो तो है ही है फेमस। क्या मतलब है कि उन्होंने बोला कि फ्रांस छींकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का उनका मतलब ये है कि ये है पूरा यूरोप। उस यूरोप में अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे के पूरे यूरोप पे असर पड़ेगा। यानी फ्रांस में कोई घटना हुई तो उसका पूरा यूरोप में असर पड़ेगा। ऐसा ही सेम हमारे इंडिया का उदाहरण ले लेते हैं। अगर दिल्ली में कुछ होता है तो उसका असर मतलब उसकी खबर सब तक पहुंच जाती है, लगभग उसका असर पड़ता है सब तक। क्यों? क्योंकि वो राजधानी है। सेम उसी तरह से आप मान सकते हो कि यहाँ पे एक फ्रांस है जहाँ पे कुछ भी होगा तो उसका असर पूरे के पूरे यूरोप में पड़ेगा। नेपोलियन युद्ध के बाद मतलब ये बात तो हुई, फिर नेपोलियन युद्ध के बाद ही यूरोप की पुनर्रचना, पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने बहुत एक्टिव रोल निभाया। अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर कि 1815 में जो वियना संधि हुई थी उसके बाद जो उसकी विशेषताएं थी उन विशेषताओं में पढ़ा नहीं था कि रूढ़िवादी तब एक नई रूढ़िवादिता आ गई, पुनर्स्थापना हो गई। तो ये सब उसमें बड़ा रोल निभाया इन्होंने। एक और व्यक्ति आ गए जोसेफ मैथ्सनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो मतलब संगठन की स्थापना करी थी। बड़ा फेमस इनके वो संगठन है। एक का नाम है यंग इटली और एक का नाम है यंग यूरोप। पहले इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1807 में जिनेवा में इनका जन्म हुआ था। कुछ समय बाद वे कार्बोनारी में गुप्त संगठन के मेंबर बन गए। 24 साल के जब थे ये, तभी इन्होंने लिगुरिया में क्रांति करने के लिए 1831 में, क्योंकि इन्होंने क्रांति कर दी थी लिगुरिया में तो उन्होंने देश से निकाला दे दिया गया था। तत्पश्चात जस्ट उसी के बाद ही उन्होंने दो और भूमिगत संगठन की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। मैथ्सनी जो थे उनके द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध हुआ। उसके प्रजातांत्रिक सपनों और रूढ़िवादियों के मन में एक डर पैदा कर दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसने? मैटरनिक ने। तो मैटरनिक इनसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैटरनिक इनसे मतलब एक तरह से उनके अंदर भी भय था कि हाँ ये कुछ कर सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि मैटरनिक ने बोला कि जोसेफ मैथ्सनी जो है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लग गया। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया और मध्यवर्गीय मिडिल क्लास जो जर्मन लोग थे उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के अलग अलग इलाकों को जोड़कर अपने राष्ट्र राज्य बनाए।
और मगर इससे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा निकाल कर दबा दिया गया। और इसके बाद ही प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का लीडरशिप संभाली। जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है ये समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, जिस पे मैं स्टार मार्क करती हूँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। आई थिंक, मुझे लग रहा है, अगर मुझसे गलती ना हो गई हो तो, पर शायद मैं सही हूँ, मैंने इस नेपोलियन वाले पे भी आपको स्टार मार्क लगवाया था, तो उस पर भी आप, उसे भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कर लेना। अगर नहीं लगाया मैंने तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि वो भी इम्पोर्टेंट है। पर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये दो ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें से एक ना एक आता है, इम्पोर्टेंट है ये। वैसे अभी तक के पेपर मैंने जहाँ तक मुझे अनुमान है कि ये आए हैं क्वेश्चन, दोनों में से कोई ना कोई एक। तो अगर आप कर लेते हैं तो 85 to 90% चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिखे। वियना संधि में भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले अब समझते हैं जर्मनी का एकीकरण होता कैसे है। तो एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में होता है। किसकी लीडरशिप में होता है? प्रशा की लीडरशिप में। प्रशा के जो प्रमुख मंत्री थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। इन्होंने ही राष्ट्र निर्माण में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया जो था उसने फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई थी। मतलब 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इन से 3 युद्धों में कौन जीता? प्रशा जीता। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। 1871 में 1871 में काइजर विलियम को पहले नए साम्राज्य का राजा घोषित करा गया और जर्मनी के एकीकरण ने ही यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा आ गई, बैंकिंग आ गई, न्यायिक व्यवस्था आ गई और एक मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया। अब आता है इटली का एकीकरण। ये भी समझ ही लेते हैं। आज यही हमारा एक एंडिंग टॉपिक होगा, इसके बाद अब नहीं करेंगे, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो कि कितने राज्यों में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों में। 1830 के दशक में जोसेफ मैसनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह इसमें असफल हुए और इसी के बाद 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट ने एक चतुर कूटनीति संधि को अपनाया, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हराया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि ये तो मैंने थ्रोली बस पढ़ ही दिया है, मैं फिर बता रही हूँ आपको। पहला मैंने आपको बताया था कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ है। हम पूरी क्रमिक विकास पढ़ रहे हैं, इटली का एकीकरण कैसे होता है। तो पहले बताया कि इटली 7 राज्यों में बटा है, फिर बताया कि जोसेफ मैसनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करा था 1830 में। फिर 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह जो हुए भी पर वो असफल हो गए। फिर 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने एक बहुत ही चतुर कूटनीति संधि की, जिसके जरिए उन्होंने ऑस्ट्रिया के बहुत सारे पावरफुल लोगों को हराया। इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत, जब इटली पूरा एकीकृत हो गया तो उस इटली के एकीकृत जो इटली था उसका राजा जो था वो इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। यहीं पे इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है और यहीं पे वीडियो भी पूरी हो जाती है। धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी मेरे से गलती हो गई हो या कुछ आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझसे पूछें। धन्यवाद।